नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सटीक चैनल पर। मैं अतुल द्विवेदी। आज आपको हम पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम एनालाइज़ करेंगे कि हमारे जो विश्लेषण थे पिछले 1 डेढ़ महीने से, उनका क्या असर रहा और हमारे जो हमने जो असेसमेंट की थी, वो कितनी सही साबित हुई। और जबकि हम खुद काफ़ी स्केप्टिकल थे इसको लेकर के कि हमारे विश्लेषण सही होंगे, एनालिसिस सही होगी, कितने सटीक होंगे हमारे विश्लेषण। पर हमने प्रयास किया, थोड़ा बोल्ड गए, हमने हिम्मत दिखाई और बताया कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। कल तक हमें खुद एग्ज़िट पोल देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम हमें ही खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हमने कहा है वो सही है कि मतलब बस ऐसे ही हो गया। पर जब आज रिज़ल्ट्स आए तो हमें इस बात का सैटिस्फैक्शन है कि जो हमने असेसमेंट की थी, वो उस तरीके से सही रही। हमारी इन बातों से शायद किसी को ऐसा लगे कि हम वो कर रहे थे, नहीं। हमारा पूरा एनालिसिस जो था, वो पूरा न्यूट्रल एनालिसिस था। हमने पूरा प्रयास किया कि जहाँ पर जिसने सही से चीज़ें की हैं, वहाँ पे उस तरीके का ग्राउंड रिपोर्ट्स के बेसिस पे हमारी एनालिसिस थी। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं अमित शुक्ला और अनुराग चतुर्वेदी। तो नमस्कार स्वागत है अतुल। आपका अमित। और सबसे पहले नमस्कार कांग्रेचुलेशंस अनुज। टू यू। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। कल आपने जो शॉर्ट्स भेजे वो रिकॉर्ड किया था, वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले उसको। और उसमें जो आपने हिम्मत दिखाई कि एनडीए 300 से नीचे रहेगा, ऐसा आपका अनुमान दिखाया, जबकि काफ़ी सारे एग्ज़िट पोल थे जो कि 400 के ऊपर दिखा रहे थे। तो उसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट्स की आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं मुझे। आपका क्या इसमें टेक है? जी, सो अतुल, मैं और आप हमेशा से बात करते आए हैं कि उत्तर उत्तर प्रदेश में चुनाव पलट गया था। पहले फेज में ही समझ में आ गया था। सीटों का एग्जैक्ट आंकलन कर पाना मुश्किल था, लेकिन ये तो क्लियर था कि उत्तर प्रदेश में कुछ अंडर करंट है और अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोकलाइज हो गया है इलेक्शन। और जो इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी ने की वहां पे, आई थिंक वो भी काफी सक्सेसफुल रही। बीजेपी की कुछ इनर फाइट्स भी थी। कुछ एमपीज के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो अगर आप मुझसे पूछें, हाँ, नंबर पे हम सरप्राइज हो सकते हैं, बट अगर ट्रेंड की बात करें तो आई थिंक हमारा, मेरा और आप दोनों का ही आंकलन था कि यूपी में काफी लॉस उठाना पड़ेगा बीजेपी को। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जो मुस्लिम और दलित, मतलब ऐसा लगता है कि जो बीएसपी का जो वोटर था, वो बीएसपी का जो पूरा का पूरा वोट शेयर था, वो मेजर पार्ट उसका जो है तो जा करके इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया, महागठबंधन के साथ जुड़ गया। अब अगर मैं ये देखता हूँ कि बीजेपी की जो स्कीम्स हैं, जो एनडीए की जो स्कीम्स हैं मोदी सरकार की, फ्री राशन वाली स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, ₹6000 जो देते हैं साल के किसानों को। इस तरीके की स्कीम्स थी, जो कि शायद जो है तो काफ़ी सारे एससी, एसटी और जो गरीब तबका है, उसको काफ़ी मदद करती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि जो दलित समाज जो था, वो समाजवादी पार्टी को बेसिकली कभी वोट नहीं करता था। वो बीजेपी को वोट कर देता था, कांग्रेस को वोट दे देता था, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो जाकर के उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ऐसा वोट दिया कि 40 के ऊपर सीटें आ गई। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जी, इसके दो बड़े कारण हैं। एंड मैं राजीव रंजन जी और शीतल सिंह जी को फॉलो करता हूँ। उनकी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने फॉलो, अजीत अंजुम, इन लोगों ने काफ़ी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की है यूपी से, बहुत समय बिताया है। और इन्हीं की एसेंशियली बातें सुन के जो समझ आई है, तो आई थिंक एक जो बड़ा रीज़न है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, लाभार्थी वर्ग है, जो उनसे लाभ हो रहा है, उनसे उनका अन्न और जो डेली रोजमर्रा की चीजें उससे हो रहा है। लेकिन एक जो चीज है जो नहीं हो पा रही, वो आत्मसम्मान, वो रोजगार से आएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कि हमें अन्न तो मिल रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा हमें, तो वो भी चाहिए। तो वो एक एक बड़ा रीजन था, जो जो अंडर करंट था, जो दबा हुआ गुस्सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ये थी कि मतलब चेंज होगा तो शायद हमें रोजगार भी मिलेगा। दूसरा बड़ा रीजन है जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की। आई थिंक ये समाजवादी पार्टी पिछले 2 सालों से ही इस चीज पे काम कर रही थी कि कैसे अपने वोट वर्क को एम वाई से बढ़ाया जाए।
और उन्होंने टिकट बंटवारे में भी ये दिखाया। उन्होंने अपनी बूथ जो एजेंट्स थे, आज ही मैं सुन रहा था किसी लोकल पत्रकार को ये बता रहा था कि इवन बूथ एजेंट लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की थी। हर तबके के लोग बूथ में मौजूद थे जहां उनको जीतने की गुंजाइश दिख रही थी। घर घर जाके हर तबके के लोगों को लेके आ रहे थे वोट। तो काफी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो जो बीजेपी की एक्सपर्टीज मानी जाती है, उन्होंने एसेंशियली वही वाला गेम खेला और सक्सेसफुली खेला। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पहले मैं अनुराग से जानना चाहूंगा क्योंकि अनुराग मध्य प्रदेश में है और बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं। तो थैंक यू अनुराग, आप हमारे साथ आज जुड़े। अनुराग, मध्य प्रदेश 29 में से 29, वैसे तो जब मैं बीच में छिंदवाड़ा गया था और वहाँ काफी लोगों से बात हुई थी मेरी, करीब 4 से 5 महीने पहले इलेक्शंस ने से, ऐसा क्या 4-5 भी नहीं, अप्रैल के महीने में ही गया था, इलेक्शंस जस्ट स्टार्ट होने से पहले। और 3-4 दिन था वहां पे, तो मुझे इतना जरूर समझ में आ गया था कि छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो कि इस बार कांग्रेस को बचा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहां पे मतलब लोकल लोगों से बात हुई मेरी, तो उसके हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि छिंदवाड़ा की सीट निकलने वाली है। 29 में से 29 मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट रहा बीजेपी के लिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो मतलब आप क्या मानते हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही है, ना तो विधानसभा इलेक्शन में कुछ कर पाई, ना ही लोकसभा में। हम्म, नमस्कार भैया। बात यह है कि एमपी में कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से चरमरा चुका है। संगठन नाम का चीज नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान ने इससे पूर्व में जो योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं अभी भी धरातल पर जाके काम कर रही है। बेनिफिशियरी एक पूरा तैयार हो चुका है, तो उसको नहीं तोड़ सकते। और कांग्रेस का संगठन नहीं है। सोचिए, प्रत्याशी यहाँ कांग्रेस के 2 सीट ऐसी थी, वॉक ओवर ही मिल गया बीजेपी को, प्रत्याशी छोड़कर ही भाग गए थे। हाँ सही, तो बिल्कुल सोचिए सही मतलब बात। कैसा टिकट वितरण भी कैसा रहा होगा। तो ये चीजें भी प्रश्न बनती है ना। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का संगठन कमजोर था। और जो कांग्रेस ने 2003 तक जो भी गवर्नमेंट चलाई है, उसको आज भी कांग्रेस हो रही है, उससे आज भी निकल नहीं पाई है। और वही पुराने चेहरे, वही लोग, उन्हीं पे गोल गोल घूम रही है। और जब तक कांग्रेस वहां तक से नहीं निकलेगी, एक निष्पक्ष मैं व्याख्या कर रहा हूँ भाजपा का ना होकर यहाँ पे, जब तक कांग्रेस उस चीज को नहीं दूर करेगी, एक ऐसा नेतृत्व नहीं लाएगी जो जनता के बीच का होगा, तब तक कांग्रेस की यही पोजीशन रहेगी। और कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस का। यदि मध्य प्रदेश में होता तो शायद हम, अब पार्टी के हिसाब से बात करें बीजेपी की, तो हम कोई कठिनाइयां आती टोटल सीटों पे। मगर मध्य प्रदेश पे जीरो जैसे हम लोग भी प्रॉफिट पे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा कि किस तरीके से जो है तो विधानसभा का चुनाव बेसिकली कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप थी उसने तस्तरी में परोस करके भाजपा को दे दिया, क्योंकि सारे एग्जिट ओपिनियन पोल्स यही कह रहे थे कि अच्छी फाइट हो सकती है या कांग्रेस को एज है। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जब वैसे तो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस का भी कोई प्रवक्ता नहीं है, तो बस मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि कांग्रेस में इस समय तो लीडरशिप क्राइसिस चल रही है, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में। मैं अगर जीतू पटवारी को भी देखता हूँ तो मतलब लोग प्रयास कर रहे हैं, जीतू पटवारी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं प्रयास कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जीतू पटवारी इस तरीके का कोई फैसला ले पा रहे हैं या संगठन में कोई जान फूंक पा रहे हैं, या फिर कोई यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, कहीं पैदल निकलना चाहिए, कुछ लोगों से मिलना चाहिए, नया संगठन को तैयार करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष है, उनका फर्ज बनता है ये। मतलब वैसे तो मैं आपके बीजेपी कार्यकर्ता है, आपसे ये बात नहीं की, पर फिर भी एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ मैं, नागरिक के तौर पे। भैया मैं सिटीजन ही के रूप से बताऊंगा यहाँ पे, बीजेपी की तरफ से नहीं। मैं जीतू पटवारी में पोटेंशियल है। जीतू पटवारी अपने पार्टी को एक नहीं कर सकते। वो अपने सीनियर लोगों को नाम लेकर बुलाते हैं फर्स्ट नेम से, सीनियरों को खड़े हुए मीटिंग पे, मतलब ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि वो बच्चों के जैसे ट्रीट कर रहे हो, जो 7-8 इलेक्शन जीत चुके हैं। मतलब अब क्या क्या वजह सिंह राहुल लेवल के लोगों को नाम लेकर बुला रहे हैं। तो अब जीतू पटवारी कैसे संगठन को चलाएंगे और कैसे कांग्रेस का कल्याण करेंगे? राहुल मतलब अजय सिंह, क्यों जीतू? राहुल भैया। हाँ, हाँ, मीटिंगों के वीडियो जो आए हैं, ये नाम लेकर बुला रहे हैं फर्स्ट नेम से। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और फिर अब इस मैं तरह से कुछ, करेंगे बिहेव तो कैसे होगा? स्टूडेंट हाँ पॉलिटिक्स से वो बाहर नहीं निकले हैं, इंदौर वाले। ठीक है, वो इंदौर वाली बात हम जाने देते हैं। तो तो
अब कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक हाइलाइट मेरे लिए बहुत बड़ी थी, प्रधानमंत्री जी का विनिंग मार्जिन। प्रधानमंत्री जी का विनिंग मार्जिन 1.5 लाख वोट था, और पिछली बार ये मार्जिन था शायद 5 लाख वोट्स का। और इस बार भाजपा ने दावा किया था कि हम इससे भी बड़े मार्जिन से प्रधानमंत्री जी जीतेंगे। और मेरे लिए खुद शॉकिंग था कि 1.5 लाख वोट से वो जीते। पर मैंने जब इसे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की, तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट वहां खड़े थे और कांग्रेस के भी। उन दोनों के बीच क्योंकि वोट बट गए थे, तो इसलिए विनिंग मार्जिन ज्यादा लग रहा था। और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो केमिस्ट्री हुई, तो दोनों के वोट जुड़ गए। उसके हिसाब से भी मुझे लगता था कि 3 लाख से वोट ज्यादा होना चाहिए था। मतलब क्या कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री, मतलब वाराणसी, मतलब प्रधानमंत्री, और उन्होंने बहुत काम किया है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि वाराणसी में उन्होंने एक सांसद के तौर पे गजब का काम किया है। फिर भी ये विनिंग मार्जिन गिरने का क्या कारण लगता है आपको, अमित? कारण नहीं। तो पहले तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि तीसरा स्ट्रेट इलेक्शन है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हर किसी के अगेंस्ट होती है, तीसरी विन स्टिल इज अ विन। अजय राय बहुत बड़े कैंडिडेट है, हमें दूसरे कैंडिडेट से तुलना नहीं करनी चाहिए। अजय राय एक बहुत बड़ा नाम है उस क्षेत्र का। बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है, उन्होंने ऑन ग्राउंड जाके जनसंपर्क किया है। एंड जैसे मैं कह रहा था, काफी लोग तो ये बोल रहे थे कि मार्जिन और कम हो सकता है, तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ 1.5 लाख के मार्जिन से। तो यूपी में ओवरऑल आई थिंक जो हवा एक एक ओवरऑल हवा ही अगेंस्ट थी, या ओवरऑल हवा उस तरीके से पक्ष में नहीं थी बीजेपी के, जो पिछले इलेक्शंस में देखी गई है। तो एक विंड ऑफ चेंज था, एंड आई थिंक विंड ऑफ चेंज में हर कोई फंसता है। स्मृति ईरानी गिर गई, प्रधानमंत्री अगर इतने बड़े नेता नहीं होते तो शायद वो भी फंस सकते थे। तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख का भी मार्जिन गिवन जो हुआ है यूपी में, आई थिंक बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन अजय राय को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है। और जो आपने कहा केमिस्ट्री बिटवीन समाजवादी एंड पार्टी एंड कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश इलेक्शन की, आई थिंक वो सबसे बड़ी यूएसपी रही। एक खबर कांग्रेस के लिए अच्छी कह सकते हैं और एक बुरी। मध्य प्रदेश में एक सीट थी, वो चली गई। और गुजरात में एक भी सीट नहीं थी, वहां पे आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि स्वैप हो गया है दोनों के बीच में। वैसे भी मध्य प्रदेश और गुजरात संघ की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं हैं। मतलब उत्तर प्रदेश को लोग कहते हैं, पर उत्तर प्रदेश इतना कॉम्प्लेक्स स्टेट है कि जिसको प्रयोगशाला बनाना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो पर गुजरात और मध्य प्रदेश तो कहते ही हैं कि संघ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और यहाँ पे संघ सबसे मजबूत है जब कहीं मजबूत नहीं था। तो एक ये बात है। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त चीज हुई, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं थी महाराष्ट्र के बारे में। कांग्रेस जो है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है वहां पे। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो दल है, 13 सीटों पे अगर मैं सही हूं तो 13 सीटें आगे थी, या जीत चुकी थी उनमें से कई सारी। कांग्रेस आगे थी। तो क्या ये कुछ सरप्राइज जैसा नहीं लगा आपको? मुझे लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की जो सीट्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी। सो अतुल, आई थिंक महाराष्ट्र हम बहुत शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन है वो बहुत अच्छा करेगा। उसके बहुत सारे रीजन है उसके, क्योंकि महाराष्ट्र में आज की डेट में भी शरद पवार और बाल ठाकरे से बड़ा नाम कोई भी नहीं है। तो उनके प्रति एक जो भावनात्मक कनेक्ट है महाराष्ट्र के वोटर्स का, वो अभी भी है। रूरल महाराष्ट्र में हमेशा से एनसीपी और कांग्रेस बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो वो दोनों पार्टीज एंड जब गठबंधन हो जाता है तो वही वो और वोटर सेम ही है, मतलब वही वोटर एनसीपी का है, वही कांग्रेस का है, तो ट्रांसफरेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे थे, हमें भी लग रहा था कि उद्धव वन पे रहेंगे, लेकिन आई थिंक शिंदे सेना ने मच बेटर परफॉर्म किया जितना मैंने बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया था। परफॉर्मेंस रहा उनका। आ, हमने सोचा नहीं था कि वो 7 सीटें जीत पाएंगे। कैन यू प्लीज म्यूट, हाँ, अपने आप को म्यूट कर लें अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन उसका ये था कि कैंडिडेट्स को काफी वोट मिला, मतलब कैंडिडेट्स को वोट मिला है रादर देन पार्टी को। आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। बट महाराष्ट्र के ओवरऑल रिजल्ट से मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ। अगर उसमें मुझे कुछ सरप्राइज हो रहा है तो मुझे शिंदे सेना वाले रिजल्ट से, कि उन्होंने मच बेटर परफॉर्म किया है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और शायद भाजपा ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना हमने सोचा था। मतलब हमको लग रहा था कि भाजपा बेहतर करेगी, 17-18 सीट शायद भाजपा जीतेगी, पर शायद उतना नहीं पहुंची है। 10 सीट के आसपास भाजपा है। भाजपा की सीट कम करने में थोड़ा हम भी हिचक रहे थे, बिकॉज पिछली बार मार्जिन बहुत ज्यादा था, तो हमें ही लग रहा था कि उतना मार्जिन कैसे कवर होगा। लेकिन वही है कि जब ऑन ग्राउंड में जो रिपोर्टर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों से मेरी बात होती थी, उससे बहुत क्लियर था कि महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि बड़ी जीत मिलेगी इंडिया को, 30 से कम नहीं आने वाले। बट वही हम थोड़े से कंजर्वेटिव थे अपने एस्टिमेशन में कि बहुत ज्यादा एस्टिमेट ना कर लें। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट भाजपा ने इस बार 28 सीटें लड़ी भी थी। पिछली बार उन्होंने 25 लड़ी थी और 23 जीती थी, ठीक है। और इस बार जो है तो 28 लड़ी थी, उसमें से हमको लग रहा था कि अगर कुछ होगा भी तो 17-18, तो फिर भी 10 के आसपास लॉस हो सकता है। 28 में से 10 चली जाएंगी, 18 तो फिर भी जीतेगी। बट वो तो अनएक्सपेक्टेड टाइप का रिजल्ट रहा। अपूर्व ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। अपूर्व, वैसे तो आप दोनों ही मुंबई में हैं, तो अपूर्व नमस्कार। क्या रहा मुंबई का? मुंबई में तो मुझे लग रहा था कि 3:3 हो जाएगा, यहाँ तो 5:1 दिख रहा है। और थाने में हाँ क्या जी, हुआ? मतलब थाने को पता नहीं। मेरा कांजूरमार्ग में तो दीना पाटिल जी, जो उद्धव ठाकरे वाली जो सेना के हैं, हम्म। उन्होंने जीत दर्ज की है। और हम्म। जितना मुझे दिखता है आसपास, उस हिसाब से ऐसा ही लगा था कि उद्धव वाली शिवसेना काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। हम्म। और मतलब फ्रैंकली, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि उद्धव थोड़े सही आदमी हैं। उन्होंने कोविड में बड़ा अच्छा डील किया। एज अ ह्यूमन बीइंग काफी सही जेनरस है काफी। अप्रोच लगता है। हाँ हाँ, जेनरस ऐसा है लगता है काफी, कि हाँ। हाँ, मतलब काम से काम रखने वाले इंसान लगते हैं। और मुझे लगता है शायद वही इमेज सबको लग रही थी शायद। तो मुंबई के लिए तो मुझे अच्छा लगा ये रिजल्ट। जैसे बहुत ही केओटिक था पहले ना, कि दो एनसीपी, दो शिवसेना, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। तो तो एक एटलीस्ट वो जो 5-1 बोला, उससे तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा सिंप्लीफाइड रिजल्ट रहा। ऐसा कुछ नहीं कि एक कोई जीत रहा है, एक कोई जीत रहा। तो भले ही कम वोटिंग हुई, बट आई थिंक जो गए उन्होंने सही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि समय कम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोगों के थोड़े कमेंट्स लेना चाहूंगा तेलंगाना और कर्नाटका को लेकर के, और राजस्थान। तो तेलंगाना और कर्नाटका की पहले बात कर लेते हैं। अ, तो तेलंगाना में जो इस बार मुझे लगा था, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था कि शायद कांग्रेस 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी, 10 से 12 सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल बीजेपी को 10 से 12 दे रहे थे। और जब हमने देखा कि बीआरएस बिल्कुल गायब हो गई है, जब हमें समझ में आया कि बीआरएस फाइट में नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि डिवाइड हो जाए सीट, और एक्चुअली इट हैपेंड, राइट। तो अनुराग, मतलब तेलंगाना को लेकर के आपका क्या वो है व्यू कि तेलंगाना में जो चुनाव हुआ उसमें क्या फैक्टर रहा कि बीजेपी का अच्छा खासा गेन हुआ? कांग्रेस से तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कांग्रेस अच्छा करेगी, उनकी खुद की सरकार है, अभी सरकार बनाई है, और रेवंत रेड्डी का नाम भी ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। अनुराग, आपका इसमें क्या विचार है? मेरा ये मानना है इस विषय पे कि तेलंगाना पे जो था, तो जो अदर पार्टी थी वो उसके पूरे वोट बीजेपी पे शिफ्ट हो गए, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ। तो भाजपा में इस वजह से भाजपा को फायदा हुआ, और भाजपा ने वहां इसलिए परफॉर्म किया। और सेकंड, और ये भी था कि भाजपा ने अभी तक वहां कोई काम नहीं किया था। ये भी एक पॉइंट था, हम लोगों को काम करने का बीजेपी को भी कोई मौका नहीं मिला था। तो ये भी जनता में एक्सपेक्टेशन थी कि इनके एमपी चुनकर भेजते हैं। मैं कल बात कर रहा था, कल एक उसमें एक साउथ के एक जर्नलिस्ट हैं, साउथ फर्स्ट करके शायद उनका चैनल है। तो उसको उनसे उनको सुन रहा था, तो उनका कहना यह था कि क्योंकि बीआरएस पिक्चर से आउट हो गई है, तो उसमें हो क्या रहा था कि बीआरएस जब आउट हो गई तो बेसिकली एक सेक्शन ऑफ वोटर था जो बीआरएस को सपोर्ट करता था, और जो कि थोड़ा मुस्लिम से, मतलब बेसिकली हिंदू फैक्टर ज्यादा है उनमें। तो उन्होंने जो है तो बीजेपी को जो चुना। कांग्रेस तो को मैं, वोट नहीं दे सकता था, जो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता था, तो उसको एक हाँ, ऑप्शन मिल गया बीजेपी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में तो मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगी, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर पिछले 25 सालों के इलेक्शंस को देखा जाए तो कर्नाटका में तो कांग्रेस काफी बेहतर परफॉर्म की। 20-25 साल जब उनकी सरकार थी तब के भी इलेक्शंस देखे जाए तो इसमें अमित, क्योंकि साउथ बैंगलोर से काफी आप रहे भी हो और कर्नाटका को काफी जानते हो, तो इसमें मतलब कर्नाटका के बारे में क्या एनालिसिस है आपका? आई थिंक 3 बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कर्नाटका में। पहली चीज तो बीजेपी ने बहुत स्मार्ट
इलेक्शन स्ट्रेटेजी ली है, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो, उनकी जो अलायंस हो जनता दल जेडीएस के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अलायंस हो रही थी तो प्रज्वल रेवन्ना वाला केस आ गया था। तो उसके उसके मोरालिटी पे हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम इलेक्टोरल बेनिफिट्स पे रहते हैं। मुझे लगा उससे अलायंस से उनको काफी फायदा हुआ, क्योंकि वो 6 से 7% उनका वोट फिक्स है। जो कर्नाटका में स्पेशली जो एक सदर्न कर्नाटका है, उसका जो वोकलिगाज वोटर बेस है वो उनके साथ ही रहता है, जनता दल सेकुलर देवेगौड़ा की पार्टी के साथ। तो वो वोट सीधे ट्रांसफर होता है इधर। वो बहुत अच्छा उन्होंने एक अलायंस बनाया। दूसरा मुझे लगता है कि इसमें बड़ा की टेक अवे है कि कांग्रेस ने जो विधानसभा में वोट उसको मिले थे 45-46%, उसको रिटेन किया। तो मतलब उन्होंने, जबकि जबकि अब ऐसा होता नहीं है कर्नाटका, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो वहां पे पिछले 20-25 सालों से, अतुल आपने यहाँ साझा की थी मेरे से ये इन्फॉर्मेशन की, बीजेपी जीतती है वहां पे, ज्यादा सीटें जीतती है, मच बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपना वोट परसेंटेज रिटेन किया, और इसी वजह से उनको जो 9-10 सीटें आई हैं वो आई हैं। तीसरा मुझे लगता है कि जो पहला फेज हुआ था इस इलेक्शन का, फिर दूसरा फेज, पहला फेज में वहां पे अगेन जो जो अपने वोटर्स को वोटिंग बूथ तक ले जाने वाली बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा काम में आई। कांग्रेस थोड़ा सा कंप्लेसेंट थी पहले फेज में। आई थिंक प्रज्वल रेवन्ना वाला जब केस मिला इनको तो वो बहुत एग्रेसिव हो गए, और सेकेंड फेज में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट फर्स्ट फेज में वो थोड़े से उस एजिलिटी के साथ उन्होंने नहीं गया, इवन तो संगठन बहुत अच्छा है कर्नाटका में। कांग्रेस का 2 बड़े नेता हैं, मतलब वो सारी चीजें जो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं है कर्नाटका में है। बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस फाइट कर पाती है बीजेपी के साथ, हाँ, कर्नाटका इज वन ऑफ दो। बट स्टिल वो उतना फायदा नहीं उठा पाए अपनी स्ट्रेंथ का पहले फेज में, और इसीलिए वो नंबर 50-50 की जगह 30-70 हो गया। आते हैं अभी जो की स्टेट है, राजस्थान और बिहार, इन दो के बारे में बात करते हैं। राजस्थान मतलब अजीब ही केस है। मतलब कांग्रेस हार जाती है असेंबली इलेक्शन 65-60, मतलब ठीक है, अच्छी मतलब ऐसी कोई खराब हार नहीं थी, एक रिस्पेक्टेबल हार थी, पर हार जाती है। फिर बेसिकली अगर देखा जाए, हम जब एनालिसिस कर रहे थे पहले भी, तो हमने जब बात करी थी कि ये जो इलेक्शन है ना, वो फर्स्ट फेज में जो राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां से ये इलेक्शन बदला है। वो पर्टिकुलर राजस्थान में जब लगा भाजपा को कि 4 से 5 सीटें हमारी फंसी हुई हैं, फंस चुकी हैं, और वो कुछ भी ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, तो उन ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में मैं समझना चाहूंगा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे अमित? वो जो ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हैं? बिल्कुल, आई थिंक राजस्थान, जैसे कि हमने फेज 1 में जो इलेक्शन हुआ था, मुझे याद है 12 या 13 सीटों में हुआ था। दौसा वाली जो पट्टी है उसमें इलेक्शन हुआ था। वहाँ पे कुछ बड़े फैक्टर्स थे, जैसे जो जाट वोटर्स थे वो काफ़ी नाराज चल रहे थे बीजेपी से। आई थिंक कई ऐसी जो सब कास्ट हैं उसमें से काफ़ी कुछ किसान आंदोलन की वजह से नाराज थे, कुछ की अपनी अपनी अलग अलग रीजंस की वजह से। मुझे ऐसा लगा कि जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, उसने भी इतना सपोर्ट नहीं किया अपने अपने कैंडिडेट्स को, क्योंकि उनके मनपसंद कैंडिडेट मिले नहीं। ज़्यादातर कैंडिडेट सिलेक्शन सेंट्रली हुआ। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रीजन है। थर्ड ये है कि देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत बड़ा नाम है राजस्थान में, इवन बीजेपी के लीडर्स उनका नाम इज्जत के साथ लेते हैं। तो वो, उन्होंने इस बार टीम की तरह काम किया। जनरली वो करते नहीं है टीम के जैसे काम, बट उन्होंने एक वन टीम के जैसे, और उसका उसका रिजल्ट देखने को मिला हमें। मुझे मेरा मेरा इसमें एक टेक है, मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। मुझे लगता है कि वो जो शुरू में राहुल कसवा, जब वो उन राहुल कसवा ने जब बगावत करी, उनको टिकट नहीं मिला, चूरू से उन्होंने टिकट लिया, फिर हनुमान बेलीवाल के साथ जो इनका गठबंधन हुआ, बाप पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, तो अचानक से ना डोटासरा साहब, मैं कहूंगा कि जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी है, डोटासरा साहब, गहलोत जी, सचिन पायलट, इन लोगों के बीच में भी शायद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से शायद और बेहतर परफॉर्म। और वो उनके कैंडिडेट हैं, क्या नाम है उनका, भाटी, रविंद्र भाटी, राइट, रविंद्र भाटी के आने की वजह से वो काफी एनर्जी आई। शायद वो एनएसयूआई से थे, या छात्र संगठन में यूनिवर्सिटी के लीडर थे। मतलब जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये मुझे जो कुछ कुछ चीजें थी जो सीरीज में कांग्रेस के लिए अच्छी होती गई राजस्थान में, और विच टर्न इनटू द रिजल्ट्स एज वेल। ओके,
अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में हम सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जी एनडीए के ऊपर लाइबिलिटी बन सकते हैं, और अभी जो खबरें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम के पोस्ट का ऑफर कर दी है, डिप्टी पीएम की, सॉरी माफ कीजिएगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर कर दी है। सॉरी। ये दोनों पोस्ट एक साथ रख भी सकते हैं। उसमें मैं आपका बोल जरूर सकते टेक हैं। ये चाहूंगा। सवाल का जवाब बोल देंगे। हाँ प्लीज, और इसमें मैं कुछ जानना गलत भी चाहूंगा। नहीं। हाँ वो दोनों पोस्ट रखे तो गलत भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब नीतीश की बात आती है तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि ठीक है माने। ठीक है काहे नीतीश करे, कुमार। काहे तो करे विचार हमें जब ठीक है नीतीश कुमार। एटलीस्ट ये मतलब मुझे याद है, मैं रीवा में था तो मुन्नू एक मेरा मित्र था, तो वो मुझे बता रहा था कि जुलाई से ही मैं परीक्षा बोर्ड पढ़ने लगता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले किताब पढ़ूं और लास्ट में परीक्षा बहुत पढ़ूं, शुरू से परीक्षा बहुत पढ़ता हूँ। उस तरह से मैंने जो देखा कि नीतीश कुमार का टारगेट रहता है कि देखो, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है। आपको बताना है कि मैं बस ठीक ठाक हूँ और मुझे जिता दीजिए। इसलिए ये जो फोकस स्ट्रेटजी थी, मेरे ख्याल से काफी काम आई। कुछ हवाबाजी नहीं। आउट ऑफ नो वेयर 12 सीटें जेडीयू ने जीती। मतलब हमें लग रहा था कि शायद जेडीयू इस बार सिंगल डिजिट पे पहुंच जाएगी। इनफैक्ट उससे ज्यादा भाजपा ने लूज करी। भाजपा ने 17 सीटें लड़ी थी, वो 5 सीटें लूज करी। जेडीयू ने 16 सीटें लड़ी थी, वो 4 सीटें लूज करी, जिसमें से किशनगंज उन्होंने लड़ी थी। किशनगंज पहले ही कांग्रेस जीत चुकी थी, तो वो सीट फिर से उन्होंने लड़ी, और शायद वो फिर हार गए। तो बेसिकली एक हारी हुई सीट ही वो हरे लड़े। तो और अब तो नीतीश कुमार जी तो आम नहीं अंगूर हो चुके हैं। मतलब हर कोई चाह रहा है कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे, मतलब ऐसा होता मुझे है। ऐसा लगता है कि पहले तो हम बिल्कुल। सबको नीतीश कुमार से माफी मांगनी चाहिए। हमने उन्हें बड़ा अंडरस्टैंड किया था। एक डेढ़ महीने में मैं तो सोच रहा था 5 सीटें भी नहीं आएंगी। और प्रशांत किशोर भी यही कह रहे थे कि 5 सीटें भी नहीं आएंगी। वो हर कोई बोल रहा था कि पहले इनके लालू और इनके ऊपर लाइबिलिटी थे, मोदी जी के ऊपर लाइबिलिटी है। लेकिन अब तो आपने सही कहा कि अब वो मोस्ट डिजायर्ड पॉलिटिशियन इंडिया है अभी इस समय पे। मोस्ट एलिजिबल पॉलिटिशियन है इस समय वो कोई कहते हैं ना, मोस्ट कोई एलिजिबल चैनल बोल रहा बैचलर था। होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं स्लैंग्स में, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन। नाउ ही इज द मोस्ट एलिजिबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द टाउन। अभी कोई चैनल कह रहा था 3 एंड इम्पोर्टेंट हो, नीतीश, नायडू और नवीन। ये हाँ, लेकिन तो एक एन ही सीट लोग। आई है ना। नवीन की तो आई एक थिंक ही अब सीट है, तो हाँ कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, पर हाँ ओके। हाँ। ये सब खबरें चल रही हैं। पर बिल्कुल, मैं बिल्कुल नीतीश कुमार और जेडीयू से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था। और जिस तरह पता नहीं जेडीयू का कुछ तो है कॉम्बिनेशन, जो उनके ऊपर इतना भरोसा है नीतीश कुमार जी के ऊपर, हम ये शायद बिहार फोकस में है, नहीं फोकस। डालते। कोई फोकस है गारंटी उनका, नहीं, कुछ नहीं, फोकस। फोकस। अनुराग, अब क्या है आपका मतलब, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब तो नीतीश कुमार जी को, आपका वीडियो चला गया है अनुराग, तो नहीं 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 हूँ मैं। ओके। तो नीतीश कुमार जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर की इंडिया गठबंधन ने। कुछ नहीं है, सोशल मीडिया की कॉमेडी है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, मिंट की बीजेपी खबर है। सरकार बन गई मिंट है। मिंट में मिंट जो प्लेटफॉर्म है, न्यूज प्लेटफॉर्म है, उसकी खबर है ये। उसमें खबर है कि और सूत्रों के कॉमेडी भी है हवाले तो वर्तमान पे से। उसे मैं जो अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर कॉमेडी भी नहीं है तो उसे अंडर वर्तमान पे एस्टिमेट करने मैं की जो चीज नहीं। नहीं अभी मैं जो आंकड़े देख रहा हूँ, जिस पे नीतीश कुमार कहीं कोई भी चला जाए, सरकार किसी हद पे यूपीए की, वर्तमान इंडिया की नहीं बन रही ओके, मैं अभी है। तो मतलब मैं इम्पॉसिबल अभी चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना। नहीं, मैंने देखा सामने नहीं आंकड़े है। हैं, पॉसिबल नहीं नहीं मैंने अभी पॉसिबल हो ही देखा नहीं नहीं। सकती। ठीक इसलिए है, नीतीश कुमार से कुछ भी नहीं कदम उठाएंगे। अब आते हैं लास्ट स्टेट के ऊपर, वेस्ट बंगाल। ममता दीदी, फाइटर ममता दीदी, वी मस्ट गो टू हर।
सभी एग्जिट पोल, किसी ने 31 बीजेपी को दिया, किसी ने 26 दिया, 25 दिया। ममता दीदी ने बताया कि बंगाल को आप लोग जानते ही नहीं हो, एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट। अमित, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं बिल्कुल, हम भी आई थिंक थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो रहे थे बंगाल को लेकर। शुरू में हम आश्वस्त थे कि ममता दीदी एक तरफा जीतेंगी, लेकिन जब ये गठबंधन नहीं हो पाया तो हमें लगा कि यार आपस में फ्रेंडली फाइट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी, मतलब दे वर फायरिंग एट ईच अदर वर्बली। तो वो भी हो रहा था, तो हमें लगा कि उसकी वजह से कुछ नुकसान होगा। हमें लग रहा था कि बीजेपी जो पुरानी सीट है आइदर वो रिटेन करेगी या 3-4 सीटों का लॉस होगा, बट वही रेंज होगी, 12 से 18 हम सोच रहे थे। फिर एग्जिट पोल के नतीजे आए, और जो कि ऑब्वियसली वो तो मतलब अमित शाह को ही चौंका दें, हमें तो चौंकाने वाले थे ही। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े चौंका देने वाले नतीजे थे। और जैसा आपने कहा कि ममता दीदी जो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडली जो बीजेपी को हराने का मंत्र है ये कि ग्रास रूट लीडर चाहिए, जिसका कनेक्ट ग्रास रूट लेवल पे हो। वैसे नहीं कि मतलब इलेक्शन के टाइम पे आप आ जाओ, बट पूरे टाइम आप जनता के बीच रहो। और सेकंड, संगठन स्ट्रांग होना चाहिए, टीएमसी का संगठन बहुत स्ट्रांग है वहां पर। तो ये 2-3 चीजें हैं, और दोनों और बंगाल, जैसा आपने कहा कि बंगाल को समझना इतना आसान नहीं है, जैसे नीतीश कुमार जी को समझना आसान नहीं है, बंगाल को भी समझना सही बात है। बिल हाँ, हाँ, अनुराग, हाँ, प्लीज। आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो, म्यूट पे। म- मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा बंगाल पे। बंगाल पे जो नतीजे आए हैं वो सेम चीज है कि पोलराइज हो गए वोटर, और कांग्रेस और लेफ्ट खत्म हो गई। तो जो पूरा वोट था वो सारा ममता पे शिफ्ट हो गया, ममता दीदी पे। और कांग्रेस, ममता वर्सेस बीजेपी रहा। इसलिए जो पोलराइजेशन हुआ उसी का ये लाभ ममता को। हाँ, बिल्कुल सही इस बात है, बात से बिल्कुल अपन सही बात। डिसएग्री नहीं कर सकते हैं, देखिए पॉलिटिक्स ये करते बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात हैं। है। कांग्रेस वहां वोटर परसेंटेज कांग्रेस के लेफ्ट के देख लिए जाए तो क्लियर हो जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं सबको बस एक 30-30 सेकंड दे पाऊंगा। ये अभी कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल चालू होने वाला है। एक अगर इंडिया गठबंधन ने कोई नए अलायंसेस वगैरह को, जैसा कि आज खड़गे साहब ने वो किया, तो क्या लगता है आपको कि ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री के खेल चलेगा? मुझे तो मेरी, फिर मैं अपना व्यू दूंगा, बट मैं जानना चाहूंगा आप लोगों को क्या लगता है। स्टार्टिंग विद अमित। समय की कमी है तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि एडवांटेज एनडीए के पास था, स्टार्टिंग से ही हमने ये बात कही है। एडवांटेज अभी भी है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो उनको आमंत्रण मिलेगा सरकार बनाने का। लेकिन अब एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक में जैसे जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल 285 दिखा रहे हैं, कुछ 295 दिखा रहे हैं, 290 का मोटा मोटा आंकड़ा है। 290 में अगर 30 हटा दिए जाए चंद्रबाबू नायडू और उसको, तो बहुमत के नीचे आ जाते हैं। और वो दोनों की रेपुटेशन ऐसी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये खेल तो चलेगा सत्ता का, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और ये अमित शाह भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, खड़गे भी जानते हैं। तो ये खेल चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहला जो इनविटेशन बीजेपी को मिलेगा, उनके पास समय रहेगा सरकार बनाने का। आ, तो आ, अब बीजेपी के अंदर भी हो सकता है फाइट हो, अगेन मुझे उसका इतना अंदाजा नहीं है। ठीक है, क्योंकि थैंक्स। अब वो इकलौती सेट स्टैंडिंग थी पहले की, वन लीडर नरेंद्र मोदी और दूसरा कोई नहीं, तो अब वो थोड़ा सा चैलेंज होगा, बिकॉज लोग अब क्वेश्चन करेंगे। सही बात है। अनुराग, आपका कमेंट इस पे। मेरा ये मानना है कि यदि कांग्रेस की या मतलब टोटल जो इंडिया अलायंस है उसकी सीट 250 के ऊपर निकल जाती कहीं, तो कोई भी चीजें हो सकती थी पॉसिबल। मगर यदि इंडिया अलायंस खुद ही 29 को जोड़ने पे भी नहीं आ रही है तो वो इम्पॉसिबल वाली चीज हो रही सही बात है। है। अपूर्व, आपका 29 कमेंट। 29 को जोड़ने पे भी नहीं हो रहा। अपूर्व, आपका, ये मेरे कौन हिसाब से बनेगा? भी मोदी जी सरकार तो बना ही लेंगे। अगर वो रिवर्स होता ना, कि कांग्रेस के मोदी जी जितने होते और बीजेपी के जितने कांग्रेस के होते, तो मैं मानता कि शायद अभी भी मोदी जी बना लेंगे। लेकिन इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम्बल वर्जन ऑफ मोदी जी होंगे, और जो थोड़ा भगवान नहीं होंगे, और थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे, थोड़ा मीडिया न्यूज दिखा पाएगा। ये एक उम्मीद है कि सेम मोदी जी, बट शायद थोड़े अलग फॉर्म में। सही बात है, सही बात है। तो
जुड़े रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल भी अभी चलने वाला है। हमें लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये हमारा आज का असेसमेंट रहा। और आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद, आप सबने हमारे वीडियोस देखे। और हमें काफी इस बात का की खुशी है कि हमारे जो विश्लेषण थे वो काफी कुछ सही रहे, सटीक रहे, जैसा कि हमारा चैनल भी कहता है, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना। और इसी तरीके से हम आप तक सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए।